हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 5 का बच्चों जो लास्ट आपका जो चैप्टर बचा हुआ है मेजरमेंट, आज उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम बिल्कुल सिलेबस के एंड की ओर चल चुके हैं। आपका जो ये मेजरमेंट सिलेबस है, आपका जो मेजरमेंट का सिलेबस है, वैसे तो वीडियो आपको इसमें 5 से 6 वीडियो में लगभग मिलेंगी, लेकिन अगर टाइम की बात करूँ तो लगभग 2 या 2.5 घंटे के बीच में आपकी सारा चैप्टर ये फिनिश हो जाए। छोटी छोटी वीडियो आपको इसमें मिलेंगी क्योंकि बहुत सारे मेजरमेंट हैं, तो हर मेजरमेंट की अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट की, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट। मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चों आज डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आज आपको समझाएंगे कि मेजरमेंट होता क्या है, इसमें मेजरमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं, एरर इन मेजरमेंट क्या होती है, कैलिब्रेशन, प्रिसीजन और आपका जो है जो भी मतलब जितनी भी छोटी छोटी टर्म है वो सभी इसमें आ जाएंगे। आपके सिलेबस से जो आपके मेजरमेंट के जो जो बचेंगे कि प्रेशर मेजरमेंट, टॉर्क मेजरमेंट, जो मेन टॉपिक है वो बचेंगे, और सारे टॉपिक जो छोटे छोटे हैं वो सब हम इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मेजरमेंट की कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? हम देखिए कोई भी सामान लेने जाते हैं, दुकान से सामान लेने जाते हैं कि 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो क्या करता है, वो चीनी को जो है पॉलीथीन में भरेगा और फिर उसे इधर 2 किलो का एक पार्ट रखता है जो स्टैंडर्ड होता है, और उससे उसकी कंपेयर करता है। आपको कोई भी सामान लेंगे वो उतने ही वेट से उसकी क्या करेगा, उतने ही वेट से उसकी उसकी कंपेयर करेगा कि हाँ ये इसके इक्वल हो गया कि देखो ये 2 किलो है। कपड़ा लेना जाएंगे तो वो एक मीटर रखता है, वो मीटर से आपको दिखाएगा, वो मीटर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से देगा। तो हर तरीके से आप जो भी आप सामान मार्केट से लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, वो लीटर से मेजर करता है। हम क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड यूनिट से उसकी मेजर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके आपको दिखाते हैं कि देखिए अब ये दूध 1 लीटर हो गया। होता नहीं ऐसा है? तो वो मेजरमेंट है भाई आपका मेजरमेंट कहना। ये तो सिंपल मेजरमेंट है। बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे होते हैं, जैसे आपको फोर्स का मेजरमेंट करना है, टॉर्क का मेजरमेंट करना है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए बच्चों इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं, देखिए शुरू करते हैं मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर मैं मेजरमेंट वर्ड की बात करूं, द वर्ड मैनेजमेंट इज यूज टू टेल अस द लेंथ, द वेट, टेम्परेचर एंड कलर और चेंज इन वन ऑफ दीज फिजिकल एंटिटीज ऑफ ए मटेरियल। यानी जो मेजरमेंट है वो क्या बताएगा, किसी भी मटेरियल का कितना वेट है, कितनी लेंथ है, उसका कलर क्या है, या उसका जो है टेम्परेचर कितना है, या उसके जो उसके मतलब उसकी क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, वो सब चीजें आपको कौन बताएगा, मेजरमेंट बताएगा। क्लियर नहीं? जैसे हमारी हाइट होती है तो हम देखते हैं, या हमारा वेट है, हम देखते हैं कि आज मेरा वेट कितना था। वेट नहीं, वैसे तो मास ही कहते हैं कि आज मेरा मास 70 kg था, और मैंने 10 दिन बाद फिर मेजर किया कि 72 kg हो गया, यानी 2 किलो बढ़ गया, यानी चेंज हो गया। तो चेंज को भी बताता है। ठीक है नहीं? कौन बताएगा, मेजरमेंट बताएगा। तो मेजरमेंट प्रोवाइड अस फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ मटेरियल इन क्वांटिटीज टर्म्स। जो मेजरमेंट है आपका बच्चों, वो जो मेजरमेंट आपको प्रोवाइड कराएगा वो क्वांटिटिव टर्म में प्रोवाइड कराएगा, और आपके केमिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर को शो करेगा। क्लियर है नहीं बच्चों? जैसे आपके केमिकल पैरामीटर होते हैं, जैसे हम बता दें कि एयर है, एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, तो वो भी तो मेजरमेंट है, हम भी तो मेजरमेंट ही बता रहे हैं। भले ही वो उसके केमिकल पैरामीटर है, लेकिन हमें पता है कि इसमें कितनी कितनी किस किस चीज की क्वांटिटी है, तो हम किसमें बता रहे हैं, क्वांटिटिव टर्म में बता रहे हैं। क्लियर नहीं? तो मेजरमेंट जो होता है वो हमेशा क्वांटिटिव टर्म में ही आता है, भले ही वो फिजिकल हो या केमिकल हो। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम क्या करते हैं मेजरमेंट में, देखिए मैंने आपको बताया था अभी, मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन बिटवीन ए क्वांटिटी whose magnitude is unknown with a similar quantity whose magnitude is known। जैसे मैंने बताया, मुझे पता है कि 2 किलो का बाट है, ये 2 किलो का वेट है, तो वो मेरे लिए नोन हो गया, और चीनी जो मैं भर के ला रहा हूँ वो मेरे लिए अननोन है। फिर हम उसे 2 किलो वेट के बराबर में रख के उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसे बिल्कुल उसके इक्वल करते हैं। तो अननोन वैल्यू को अननोन वैल्यू के क्या करते हैं, अननोन वैल्यू से उसकी कंपेयर करते हैं, सॉरी अननोन की नॉन वैल्यू से कंपेयर करते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपका मेजरमेंट का प्रोसेस होता है बच्चों। देखिए देयर आर 2 रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, जिससे गुड रिजल्ट आए, किसी तरह की कोई एरर ना आए, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए
स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्यूरेटली नोन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो आप स्टैंडर्ड वेट यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए आपका, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। जैसा आपने देखोगे जो तराजू होते हैं, जो बाट तराजू होते हैं, इन पर हर 6 महीने में मोहर लगाने वाले आते हैं सरकार के, आते हैं नहीं, तो वो चेक करते हैं, क्योंकि बाट जो तराजू वगैरह बाट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो घिस भी जाते हैं, उनका वेट कम भी हो जाता है, ठीक है नहीं। जब आप उसे बार बार यूज करते रहेंगे तो उससे कुछ पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है। और आप कम ही वेट, आपको तो पता है कि 2 किलो का है, लेकिन आप ये नहीं पता कि वो 1 किलो 990 ग्राम का ही रहेगा, आप 10 ग्राम कम ले जा रहे हैं। तो आपका जो आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो नॉन वैल्यू है, वो बिल्कुल एक्यूरेट और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। पहला ये है। दूसरा, द एपरेटस एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एडेप्टेड फॉर कंपैरिजन मस्ट बी प्रूवेबल। और जो आपका एपरेटस है, जो एक्सपेरिमेंटल एपरेटस जो यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, वो आपका क्या होना चाहिए, प्रूवेबल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सही ना हो, वो आपकी रीडिंग गलत दे रहा हो, ऐसा ना होना चाहिए। देखिए एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया बच्चों, आपको जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है आप क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, नॉन क्वांटिटी है, नॉन क्वांटिटी है जिसे हम जानते हैं किसका मेजरमेंट कितना है, उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसका, जो आपकी ये नॉन वैल्यू की जो मेजर कर रही थी, तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे आपको मान लिया आपने एक कट्टे में कोई अनाज वगैरह भरा और अब आपने देखा कि इसका वेट कितना है, तो वो क्या करते हैं, जब आप अनाज को पिसवाने जाते हैं, एक तरफ अनाज रखता है, दूसरी तरफ जो नॉन आइटम है आपके, जो स्टैंडर्ड वैल्यू, उसे रखता चला जाता है, जब तक रखता रहेगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, फिर वो आपको बता देगा कि भाई जो आप अनाज लाए हैं उसका वजन इतना है, बताता है नहीं। तो वही वाला प्रोसीजर होगा, इधर हम स्टैंडर्ड वैल्यू को रखते चले जाएंगे, इधर अननोन वैल्यू आपकी रहेगी, और बाद में आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी जो अननोन वैल्यू थी वो कितने नॉन वैल्यू के इक्वल है, ठीक है नहीं। ये तो था आपका मेजरमेंट बच्चों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में आपको जो मेजरमेंट होते हैं बच्चों 3 तरह के होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेकंड होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और थर्ड होगा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखिए इनके बारे में भी। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट की। देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है बच्चों, हम किसी भी अननोन वैल्यू को डायरेक्टली नॉन वैल्यू से कंपेयर कर देते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा लाना है तो वो 1 मीटर कपड़ा ऐसे मीटर से नापेगा और आपको दे देगा, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है नहीं। द वैल्यू ऑफ द फिजिकल पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इज डायरेक्टली विद डिफरेंट स्टैंडर्ड। जब हम डायरेक्टली उसे क्या करते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं, वो कहलाता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, इन सब का मेजरमेंट हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम डायरेक्टली उसकी कंपेयर नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हम इसे ऊपर चढ़कर मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसकी एक शेड आ रही है, इसकी एक यहाँ पर जैसे परछाई जो आती है, वो परछाई आ रही है, तो उस परछाई से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेजर करेंगे कि ये एंगल कितना है, ठीक है नहीं। आपको मान लिया इसकी शेड की वैल्यू पता है कि शेड की वैल्यू x है, थीटा आपने निकाल लिया, थीटा कितना बन रहा है यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, निकल लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब थीटा निकल जाएगा, x निकल जाएगा, आप यहाँ पर निकाल देंगे tan थीटा इज इक्वल टू, आप मान लेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, y है, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, y को फाइंड आउट कर लेंगे, निकल लेंगे। या जैसे हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो आपको डेंसिटी मेजर करनी है। डेंसिटी मेजर करने के लिए आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट डेंसिटी मेजर नहीं की, आपने पहले उसका मास देख लिया कितना है, फिर वॉल्यूम देख लिया कितना है, क्योंकि दोनों निकालने आसान है, और इन दोनों वैल्यू को निकाल के फॉर्मूले में रख के डेंसिटी निकाल ली। तो आपने डायरेक्टली मेजर नहीं की डेंसिटी, आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से मेजर की, या किसी मीडियम के थ्रू आपने मेजर की, वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्टली मेजरमेंट। देखिए इनडायरेक्टली मेजरमेंट इन्वॉल्व मेजरिंग अनदर क्वांटिटी एंड डिटरमाइनिंग द नीडेड वैल्यू यूजिंग ए मैथमेटिकल कनेक्शन। किसी मैथमेटिकल कनेक्शन की वजह से हम दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। मान लिया आपने जैसे वेट है, आप में मैंने देखा भी, जो मैंने जो मतलब वजन किया वो 10 किलो है, तो वो 10 किलो वजन है, और आपको उसे वेट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें जी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने वेट तो मेजर नहीं किया, मेजर किया मास, निकाल दिया वेट,
वो कहलाएगा बच्चों आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है नहीं, ये जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया यही इसमें लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये हो गया बच्चों। सेकंड आता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजरमेंट। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेजरमेंट में क्या होता है बच्चों, प्राइमरी मेजरमेंट वो होगा जिसमें हम किसी मतलब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बीच में किसी भी तरह की कोई, जैसे कि मान ले ये है, मैं आपको बता दूं भाई, जैसे मान ले मुझे एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है और आपने एक्स को जेड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। एक प्रोसीजर ये है कि पहले आपने एक्स को वाई में कन्वर्ट किया, फिर वाई को डब्लू में और डब्लू को जेड में, या एक्स को वाई में और वाई को जेड में, ऐसे कन्वर्ट कर। तो एक तो हमने डायरेक्टली एक्स से जेड की वैल्यू निकाल ली, तो ये तो कहलाएगा आपका प्राइमरी मेजरमेंट। फिर आपने बीच में क्या किया, एक्स से वाई, वाई से जेड, यानी बीच में आपने एक जो है एक वेरिएबल यूज किया, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी मेजरमेंट। और आपने बीच में अगर दो वेरिएबल यूज कर लिए, ये कहलाएगा आपका टर्सरी मेजरमेंट। क्लियर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, पढ़ते हैं, देखिए इन द प्राइमरी मोड द वैल्यू ऑफ फिजिकल पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इज डायरेक्टली। जो डायरेक्ट मेजरमेंट है आपका वो प्राइमरी मेजरमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है नहीं, डायरेक्टली विद रेफरेंस स्टैंडर्ड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन एज सेंस ऑफ साइट एंड टच। हम क्या कर सकते हैं, उसे सेंस करके या उसे टच करके भी पता कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे अगर दो बाल्टी में गर्म पानी रखा है तो मैं आपसे पूछूंगा भाई इसमें से कौन सा ज्यादा गर्म है, तो आप क्या करेंगे, आप थर्मोमीटर से थोड़ी मापेंगे, आप उंगली से ऐसे ही चेक कर लेंगे, आप अपनी फिंगर से देखेंगे भाई आपने हाथ डाल के उसमें कि भाई कौन सा पानी ज्यादा गर्म है, आप टच करके ही बता देंगे। ठीक है नहीं, कि भाई ये पानी ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है, इससे होगा नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका मैचिंग ऑफ टू लेंथ डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विद रूलर, यानी अगर आपको दो लेंथ देखनी है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, तो आप डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, जो रूलर होता है आपको, जो मीटर होता है, उससे आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द कंटेनर बाय इंसर्टिंग फिंगर, जो मैंने भी आपको बताया है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है वो आप डायरेक्टली सेंस करके टच करके बता सकते हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद यूज ऑफ बीम बैलेंस टू कंपेयर मास। बीम बैलेंस आपका कांटा होता है, वही उसे बीम बैलेंस ही कहते हैं। एक तरफ आपने बाट रख दिया, एक तरफ सामान रख दिया, उससे मेजर कर सकते हैं। तो जो डायरेक्टली मेजरमेंट है वो आपका प्राइमरी मेजरमेंट के अंदर ही आता है। रही बात आपकी किसकी, सेकेंडरी और टर्सरी मेजरमेंट की, इसमें वही होगा कि बीच में कोई ना कोई हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकालेंगे। पहले जैसे मुझे वेट निकालना है तो पहले मैंने मास निकाला, फिर उसमें जी की मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लिया, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका सेकेंडरी या टर्सरी मेजरमेंट में आ जाएगा। जो आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट था वो इसकी श्रेणी में आएगा, इसकी सीरीज में आएगा। तो देखिए सेकेंडरी या टर्सरी मेजरमेंट आर द इनडायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्विंग वन ट्रांसमिशन और कोल्ड सेकेंडरी मेजरमेंट। बीच में अगर हम एक ट्रांसमिशन और यूज कर लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है नहीं, दोज इन्वॉल्विंग टू कन्वर्जेंट आर कोल्ड टर्सरी मेजरमेंट। और अगर हम दो यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर एक ट्रांसमिशन यूज किया, अगर मैं दो ट्रांसमिशन बीच में यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि वाई और डब्ल्यू यूज कर लिया, वो आपका टर्सरी मेजरमेंट हो जाए। इसके एग्जांपल है, देखिए पहला एग्जांपल है बच्चों कन्वर्जेंट ऑफ प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें प्रेशर को क्या करना है, प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से फिर प्रेशर को मेजर करते हैं। या फोर्स को मेजर करना है तो डिस्प्लेसमेंट से फोर्स को मेजर कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो आपके सिलेंडर देने वाले आते हैं भैया, वो एक तराजू रखते हैं, वो उस पर टांग कर सिलेंडर को दिखा देते हैं कि भी देखो कितना वेट है इसका। तो वो क्या करता है, जब हम उसको सिलेंडर को टांगते हैं तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, एक स्प्रिंग लगा रहता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, और वो डिस्प्लेसमेंट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके वेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सेकेंडरी मेजरमेंट का एग्जांपल है। क्लियर है नहीं बच्चों, तो आगे भी मैं आपको देखिए बहुत सारी डिवाइसें बताऊंगा जिसमें हम इस तरह के मेजरमेंट यूज करते हैं। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है आपका, प्रेशर मेजरमेंट की डिवाइस होती है, उन सब में हम डायरेक्टली ना निकाल के बीच में कन्वर्जेंट यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आपका डाटा वहां पर फाइंड आउट होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट की। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट। देखिए कॉन्टैक्ट टाइप क्या होगा, जिसमें हम कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्टली, कॉन्टैक्ट में जो अगर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो वो कॉन्टैक्ट टाइप में आ जाएगा। वेयर द सेंसिंग एलिमेंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस एज ए कॉन्टैक्ट विद मीडियम हुज कैरेक्टरिस्टिक आर बीइंग मेजर्ड। अगर वो कॉन्टैक्ट में, जैसे हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमें मान लिया फीवर हो गया, हम डॉक्टर के यहाँ गए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मोमीटर लेता है और जीभ के नीचे रख देता है, वहां से वो कॉन्टैक्ट में आ गया आपकी बॉडी के, और आपको उसने बता दिया टेम्परेचर कितना है।
तो वो तो कहलाएगा कॉन्टैक्ट टाइम मेजरमेंट। अब आजकल एक मशीन आ रही है, वो आपके माथे पे से मशीन से जो है एक लाइट की बीम डालेंगे, वो लाइट की बीम बता देगी कि आपको कितना आपका जो है टेम्परेचर है। तो बिना कॉन्टैक्ट किए, बिना आपकी बॉडी को टच किए, बिना कॉन्टैक्ट के टेम्परेचर मेजर हो गया, वो कहलाएगा जी आपका नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजर। तो ये होता है बच्चों कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो तीन तरह के आपके मेजरमेंट थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आता है आपका एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एरर, देखिए मेजरमेंट में एरर हमेशा होती है। 100% मेजरमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, मान लिया आप 2 किलो चीनी लेके आए, ठीक है नहीं, तो 2 किलो चीनी क्या उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई या मेजर्ड वैल्यू हो गई, लेकिन एक्चुअल में आपने देखा जब उसे बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड से चेक किया तो वो 1 किलो 990 ग्राम निकली, यानी 10 ग्राम की एरर आ गई, ठीक है नहीं। तो जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो कहलाता है आपका एरर। क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो देखिए एन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका एरर। क्लियर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टू ऑपरेटर यूज द सेम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑपरेटर गेट सिमिलर रिजल्ट। अगर एक ही मशीन को दो अलग अलग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक ऑपरेटर से वैल्यू अलग आए, एक से वैल्यू अलग आए, ठीक है नहीं। तो अगर ऑपरेटर अलग अलग है तो एक ही मशीन आपकी वैल्यू अलग अलग दे सकती है, क्योंकि ऑपरेटर उसे किस तरह से यूज कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वहां से जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, वो आपका एरर कहलाएगा। क्लियर है नहीं। अब जो एरर के टाइप से देखिए, एक होता है ग्रोस एरर, एक होता है सिस्टेमेटिक या इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होती है रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। तीन तरह की एरर होती है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रोस एरर की बात करूं बच्चों, ग्रोस एरर क्या होती है बच्चों, ग्रोस एरर जो होती है वो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होती है। कि मान लिया हमने रीडिंग को रीड किया, अब रीडिंग कैसी है, मान लिया आपका स्केल है, स्केल वाली एनालॉग वाली रीडिंग है। अब रीडिंग आ रही थी कितनी, जैसे ये आपका ये स्केल बना हुआ है, अब इस स्केल में इस तरह से मान लीजिए आपके स्केल पॉइंटर बने हुए हैं। अब इस पॉइंटर को अगर मैं बिल्कुल सामने से देखूंगा तो वैल्यू मुझे एग्जैक्ट पता चलेगी। मैंने इसे नीचे से देख लिया तो वैल्यू अलग आएगी, ऊपर से देख लूंगा तो वैल्यू अलग नजर आएगी, ठीक है नहीं। तो वहां से आपका जो ऑपरेटर है वो किस तरह से उसे मेजर कर रहा है, मान लिया वैल्यू है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड और उसने लिख लिया 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसने मेजर भी सही कर ली कि 31 है, लिख 21 दी डाटा में, तब भी गलत हो जाएगा। तो ऑपरेटर की वजह से जो गलती हो रही है, जो उसे रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है या लिखने में वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो कहलाएगी आपकी ग्रोस एरर। और इसे अवॉइड करने के दो ही तरीके हैं, इसे कम करने के दो तरीके हैं बच्चों। एक तो ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द डाटा। रीडिंग और रिकॉर्डिंग में जब हम रीडिंग और रिकॉर्डिंग करें तो बहुत ही ध्यान से करें। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कम से कम जब हम रीडिंग ले तो एक एक रीडिंग ना ले, 2-3 रीडिंग ले। भाई एक में गलती होगी तो दोबारा अगर रीडिंग में ज्यादा चेंज हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझसे पहले गलती हो गई थी। तो एक रीडिंग ना लेके आप एक से ज्यादा रीडिंग लें, तब आप इससे बच सकते हैं। सेकंड आती है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर देखिए बच्चों क्या होगी आपकी, सिस्टेमेटिक एरर 3 तरह की होती है। एक आएगा इंस्ट्रूमेंटल, एक आएगा इन्वायरमेंटल, एक आएगा ऑब्जर्वेशनल एरर। 3 तरह की एरर हो सकती है। अगर बात करूं इंस्ट्रूमेंटल एरर की, इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी, जो आपका इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं। और उसमें भी क्या क्या कारण हो सकते हैं, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई कमी हो जाए तब होगी एरर। ये अंदर कोई कमी होगी, हमें पता नहीं चला क्या कमी है। दूसरा ड्यू टू मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज नहीं कर रहे हैं तब एरर होगी। और तीसरी कब होगी, ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी लोडिंग इफेक्ट का मतलब मान ले मुझे पता है कि मेरा जो कांटा है, जो तराजू है, वो 20 किलो वजन तोल सकता है मैक्सिमम, और मैं तोल रहा हूं 30 किलो उस पर, तो वो 30 किलो अगर तोल भी देगा तो वो लोडिंग इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर आएगी, ठीक है नहीं। ये होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड आएगी इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर किसकी वजह से आती है बच्चों, इन्वायरमेंटल एरर जो आती है आपकी, वो आती है आपके जो इन्वायरमेंटल की कंडीशन होती है। मान लो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, या बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज हो गया, तब आपके जो है इन्वायरमेंटल एरर क्रिएट हो जाएगी। मान लिया आप एक बिस्किट ले लीजिए, आप एक बिस्किट का वजन कीजिए कि अभी इस बिस्किट का वजन कितना है,
और जैसे बरसात का समय चल रहा है, मान लो बिस्किट का वजन 20 ग्राम हुआ, अब बरसात में क्या हुआ, बिस्किट सील जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, तो जब आप उसे 5 मिनट बाद मेजर करेंगे तो हो सकता है वो 21 ग्राम हो जाए। वो क्यों हुआ, वो एरर आपकी किसकी वजह से है, इन्वायरमेंटल की वजह से है। तो इन्वायरमेंट में जो चेंज होते रहते हैं, प्रेशर में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, उसकी वजह से भी कभी कभी चेंज आने लगते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल जो एरर होगी वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वर की वजह से होगी। ठीक है नहीं, ये जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जो ऑब्जर्वर है वो आपका अगर कोई भी उसके अंदर हैबिचुअल होगा कि भाई ये गलती ये करता ही है, जैसे हम कहते हैं भाई इससे काम ये मत कराना, ये गलती करता है हमेशा, तो ऑब्जर्वर की गलती की वजह से हो सकता है। ठीक है नहीं, टू मिनिमाइज दिस एरर इंस्ट्रूमेंट हैव डिजिटल डिस्प्ले ऑफ आउटपुट। और ऑब्जर्वेशनल एरर को कम करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल आउटपुट की जो आपके जो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट आते हैं जिसमें पॉइंटर नहीं होता, एक डिजिटल डिस्प्ले होती है जिसमें सीधी सीधी वैल्यू लिखी हुई आ जाती है, तो हम उसका यूज करें। ऑब्जर्वेशनल एरर में दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब जो ऑब्जर्वर है आपका वो डायरेक्टली 42.5 रीडिंग पढ़ लेगा, चाहे वो सामने से देख ले, ऊपर से देख ले, नीचे से, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों नहीं आएगी। थर्ड एरर आपकी आती है रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। रैंडम और एक्सीडेंटल, देखिए ये रैंडम और एक्सीडेंटल एरर ऐसी होती है, इसका कोई टाइप नहीं होता, ये किसी की भी वजह से हो सकती है, किसी की भी वजह से। क्लियर है नहीं, ये मशीन के खराब होने की वजह से भी हो सकती है, ऑब्जर्वर की वजह से भी हो सकती है, लेकिन रैंडम होगी। क्या होगी, रैंडम होगी, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा। देखिए द कोज ऑफ सच एरर इज अननोन, इसका जो कोज है, जो एरर का जो कोज होगा वो अननोन होगा, एंड नॉन डिटर्मिनेबल इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस मेकिंग मेजरमेंट। और कोई इसका ना तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना कोई इसका प्रोसीजर। क्लियर है नहीं, बहुत सारी एरर इसमें हो सकती है। देखिए सच एरर आर नॉर्मली स्मॉल एंड फॉलो द लॉ ऑफ चांस, रैंडम एरर में बी ट्रीटेड मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम इसे मेजर कर सकते हैं कि रैंडम ऑफ एरर होने के चांस कितने हो सकते हैं। क्लियर है नहीं, तो रैंडम ऑफ एरर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी वजह से कभी भी कहीं भी आपकी रैंडम एरर हो सकती है। क्लियर है, तो सम फैक्टर लीडिंग टू रैंडम है, कुछ फैक्टर है। देखिए एक है सर्टेन ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। सेकंड है एरर को, जैसे रैंडम एरर क्या होती है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, ऐसे लिख दिया 58, 50 या 56 लिख दिया, ऐसे लिख दिया 56, ये लिख दिया। अब जो पढ़ने वाला होगा वो क्या करेगा, भाई मैंने तो 56 लिखा, वो हो सके उसे 86 पढ़ ले, तो ये भी हो सकता है, ये भी एक्सीडेंटल एरर हो सकती है कि भाई एक ने लिखा तो सही था लेकिन दूसरे ने पढ़ने के लिए पढ़ने में गलत कर दिया, तो आपकी रैंडम या एक्सीडेंटल हो जाएगा कि भाई रैंडमली उसने एक्सीडेंटली ऐसा पढ़ लिया। एरर कोज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस होगा तब होगा। मान लिया आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट अचानक से हिल जाता है, तो वहां भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। एरर कोज्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अगर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वहां पे एरर आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या कंडीशन चेंज हुई है, उसमें एरर आ जाएगी आपको मतलब ये इस तरह की एरर होती है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसका हमें पता नहीं चलता, उसे कहते हैं रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। 4 टॉपिक छोटे छोटे इसके अंदर हो रहे हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। एक आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन देखिए क्या है, कैलिब्रेशन का अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे आपने देखा होगा जब फीवर चेक करते हैं तो फीवर चेक करने के बाद वो थर्मामीटर को ऐसे झटक कर पहले ऐसे देखते हैं कि वो टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, अभी टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, ठीक है नहीं, उसके बाद यूज करते हैं। यानी पहले हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं कि वो सही भी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, या उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। आप देखिए आपका टेम्परेचर कितनी वैल्यू दिखा रहा है, फिर आप इंटरनेट पर देखिए आपका जो एटमोस्फेयर है कमरे का वो कितना है, आप उससे कंपेयर कीजिए। यानी आपने कैलिब्रेशन कर लिया कि भाई आपका जो मेजरमेंट जो दे रहा है आपका जो इंस्ट्रूमेंट वो सही दे रहा है। इसी तरीके से आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा बच्चों, पहले हम उसे टेस्ट करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से, फिर उसका यूज करेंगे, वो प्रोसेस आपका कहलाएगा कैलिब्रेशन। देखिए कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, ये टेस्टिंग का प्रोसीजर है, या रिस्टोरिंग द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, या एक्यूरेसी को रिस्टोर करने का है। अगर कोई भी एरर उसमें आपको नजर आ रही है तो पहले हम उस एरर को दूर करेंगे तब जाके उसका यूज करेंगे, ठीक है नहीं, बाय कंपेयरिंग इट विद एन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट इज इट ऑपरेटिंग सेफली एंड इफिशिएंटली।
किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसका कैलिब्रेशन जरूरी होता है। हम उसका कैलिब्रेशन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट सही वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो पहले उसे ठीक करेंगे, जब तक वो सही वैल्यू आपको नहीं देगा तब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे। यही पूरा प्रोसेस, जब आपको वैल्यू पूरी एक्यूरेट आपको मिलने लगे, ये कैलिब्रेशन कहलाता है। के बाद ही हम किसी इक्विपमेंट को यूज करते हैं। सेकंड आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू दैट द इंस्ट्रूमेंटल कैन डिटेक्ट और डिस्प्ले। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपका डिस्प्ले आपको डिटेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है। जैसे अगर मैं तराजू की बात करूं, देखिए आपकी वैल्यू आती थी 4.05, तो उसके बाद अगर अगली वैल्यू दिखाएगा तो 4.10 दिखाएगा, अगली वैल्यू 4.15 दिखाएगा, यानी बीच की वैल्यू नहीं दिखाएगा। आपका ऐसा नहीं आएगा कि 4.11 के बाद 4.10 के बाद 11 आ जाए, 10 के बाद वो 15 ही दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों यह है कि जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो जो कम से कम आपको दिखा रहा है वो 0.05 है, ठीक है नहीं? तो वो मिनिमम वैल्यू जो आपका डिस्प्ले पर आपकी डिटेक्ट होती है, आपका इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है, वो आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिजोल्यूशन। वो आपका रिजोल्यूशन कहलाती है। इसके बाद आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखिए क्या है? एक्यूरेसी मतलब ये होती है कि जो भी आपका डाटा है, जो आप डाटा निकाल रहे हैं अपना, जो आपने वैल्यू निकाली है, वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है, वो आपकी एक्यूरेसी कहलाएगी। मान लिया आपकी वैल्यू 30 डिग्री आई और एग्जैक्ट वैल्यू भी 30 है, तो इसका मतलब क्या है? वो 100% एक्यूरेट है। आपकी वैल्यू 30 है और एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 30.1 है, तो यानी क्या है? इसके अंदर कुछ एरर आ गई, इसकी एक्यूरेसी कम है। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू के कितने आसपास है, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी एक्यूरेसी कहलाएगी। लास्ट आपका टॉपिक आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? देखियो, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम आउटपुट रिपीटेडली फॉर द सेम इनपुट। यानी बार बार अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम इनपुट पर आपको सेम आउटपुट दे रहा है, बार बार आप उसे उतना इनपुट दे रहे हैं, बार बार आपका उतना ही आउटपुट आपको अगर मिल रहा है, तो वो उसका प्रिसीजन क्वालिटी कहलाती है। और जब आपका जो आपका इंस्ट्रूमेंट सेम आउटपुट देता है सेम इनपुट पर बार बार, उसे कहते हैं हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट। क्या कहते हैं? हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट कहते हैं बच्चों। तो प्रिसीजन आपका क्या होगा कि आपका सेम इनपुट पर आपको बार बार सेम आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कह देंगे इसका प्रिसीजन लो है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मेजरमेंट में इतना ही था, तो इसका बेसिक था। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्क मेजरमेंट। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आप वीडियो को शेयर करते रहें बच्चों, चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद।